नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, नव ऊर्जा नव प्रकाश के पावन पर्व बसंत पंचमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि ज्ञान की अधिराष्ट्री मां सरस्वती से प्रार्थना है कि समाज में व्याप्त जड़ता और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर शिक्षा और उन्नति से सभी को अभिसिंचित करे। तो बसंत पंचमी के अवसर पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, नव ऊर्जा नव प्रकाश के पावन पर्व बसंत पंचमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती से प्रार्थना है कि समाज में व्याप्त जड़ता और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर शिक्षा और उन्नति से सभी का अभिसिंचित करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बसंत पंचमी के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सपा बसपा कांग्रेस की हालत जनता ने पतली कर दी है और अब 10 मार्च 2022 तीनों दलों का यूपी से विदाई का दिन होगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बीजेपी गठबंधन 24 करोड़ यूपी वासियों की सुरक्षा की गारंटी है और सपा गठबंधन खतरे की घंटी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए राजनीति करते हैं। वहीं लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं राम उग्र शुक्ला, जो कि खुद इसी सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो भी बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, हम ये सरकार जाने नहीं देंगे, क्योंकि योगी और मोदी, अमित शाह जैसे नेता हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो लखनऊ कैंट विधानसभा मैं अपने मित्र ब्रिजेश पाठक जी के लिए कैंपेनिंग करने आया हूं और मोदी योगी जी के विचारों से या हमारे देश को इतना नाम वर्ल्ड लेवल पहुंचा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर से योगी जी का सरकार बने। इसके लिए सब आए थे। फिर यहाँ पे चाय पे चर्चा हुई। आजकल चाय पे हर जगह चर्चा होती है और यहाँ से मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इनके हमारे लोग। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे सपा के भी लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी खड़े थे। क्या टक्कर किससे रहेगी इनकी? किसी से इनकी टक्कर नहीं है। पाठक जी ने इतना काम किया है, प्रदेश लेवल पे इनका है। ये तो प्रदेश में कहीं भी इनको विधानसभा मिल जाती, ये जीत जाते। बिना प्रचार के जीतने वाले प्रत्याशी हैं। वहीं एटा में बसपा नेता जाहिर अहमद ने बसपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बसपा से टिकट कटने से नाराज होकर जाहिद अहमद ने अपना इस्तीफा दिया, जिसके चलते अब एटा और कासगंज जनपद की 7 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं जाहिर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा के कोऑर्डिनेटर पर टिकट कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो जाहिर अहमद जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 2012 से पहले से बहुजन समाज पार्टी में हूं और अब तक जितने एमएलए के चुनाव हुए, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने और मेरे समाज के लोगों ने जी बीएसपी को बहुत जिम्मेदारी से चुनाव लड़ाया और मजबूती दी। लेकिन जितनी मजबूती मैंने दी, उसके बदले में मेरी भी ख्वाहिश थी कि पार्टी की तरफ से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। पार्टी मुस्तकिल 2-3 चुनाव से मुझसे वादा कर रही थी कि हम पटियाली विधानसभा क्षेत्र से तुम्हें टिकट देंगे। हर बार मैं पूरी मेहनत से क्षेत्र में मेहनत करता रहा और दोनों जनपदों की जो भी सीटें हैं सब में मैंने मेहनत की और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलाया। इस बार भी मुझसे टिकट का आश्वासन दिया गया था। इस बार भी मुझे पार्टी ने, बीएसपी ने पटियाली विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी। कोरोना
संक्रमण की धीमी रफ्तार पकड़ती गई देखते हुए अब यूपी में भी स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, सीएम योगी ने खुद इस बात की घोषणा की। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रबंधन के बल पर काफी हद तक कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में 7 फरवरी से स्कूल और कॉलेज दोनों दोबारा खोले जाएंगे। हालांकि स्कूलों के खुलने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ के रहीमाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहां आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदय कुमार सहित क्षेत्र अधिकारी महिलाबाद योगेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों को ढांढस बंधाया। वही मृतक की बहन सरिता ने बताया कि चंदभान उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र में लूट, हत्या, अपहरण जैसे आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। जैसा जानना है, लालता खेड़ा में यहाँ की एक बिटिया थी चांदनी, उसका विवाह थाना माल के अंतर्गत अटारी के पास में हुआ था। उसका पति चंद्रभान आज यहाँ पर आया जैसा कि जानकारी मिली है और मोटरसाइकिल से आया और घर पर उस समय जो बताया गया है कोई नहीं था उसकी पत्नी के अतिरिक्त। मौके पर उसकी पत्नी की डेड बॉडी और उसकी दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। वहीं उन्नाव में पुलिस की पीआरवी गाड़ी पर एक ट्रक पलट गया, जिससे हादसे में 2 महिला और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत हो गई और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर उन्नाव में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मृतक पुलिसकर्मियों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं और घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज लगभग शाम को 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत PRB 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसकी एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर PRB पर पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। एक आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर यूपी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक AP सेन मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता सरस्वती की पूजा अर्चना आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि कॉलेज पहुंचने पर वहां के प्राचार्य और चेयरमैन ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अभिवादन किया। सरोजनी नगर बीजेपी प्रत्याशी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, महेंद्र सिंह मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बीजेपी नेताओं से बात की हमारे संवाददाता नीरज ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नामांकन से लेकर कार्यालय के उद्घाटन तक हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं और जिस तरीके से सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है, पूरी तरीके से सभा यहाँ पर समाप्त हो रही है। कांग्रेस समाप्त हो रही है, बसपा समाप्त हो रही, केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। हमको लगता है लाखों लाख वोट से हम यहाँ पर विजयी होंगे और राजेश्वर सिंह जी जीत करके विधायक बनेंगे। सर, चुनौतियां बहुत हैं, विपक्ष मजबूती के साथ
आरोप लगा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, विपक्षवाद कोई मुद्दा नहीं है और कोई मोदी योगी का नाम चल रहा है, हर कोई उनके नाम का जाप कर रहा है, हर कोई चाहता है योगी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 का राज्य बने। अगले में अभिषेक मिश्रा को लाके प्लान किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरीके से हवाइयां उड़ गई हैं। शारदा जी मंच पर खड़े हुए हैं और उनके आने के बाद और उनके आने से पहले भी पूरी स्थिति साफ हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, इसके सिवा कुछ अब यहाँ पर बचा नहीं। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को होली और दीपावली एक साथ भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम 350 के पार जाएंगे और उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास कराएंगे। ये थे हमारे साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च को 350 के पार जाएंगे और सरकार बनाएंगे। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, आइए जाने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर, आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप देखिए कि कार्यालय का उद्घाटन हुआ, किस तरह से कार्यकर्ता, अभी रात में डिसाइड हुआ कि यहाँ कार्यालय होगा। आप देखिए हजारों की तादाद में आज हमारे कार्यकर्ता किस तरह से आए हैं। ये इस बात का ये पुष्ट करता है कि राजेश्वर सिंह जी के यहाँ चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और चुनाव जो है कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर लड़ा जाता है। और हमारे कार्यकर्ता इतने प्रफुल्लित है क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की जिनकी एक पहचान है राजेश्वर सिंह जी की, उनको प्रत्याशी बना करके सरोजनी नगर में भेजा गया है। इसलिए आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से राजेश्वर सिंह जीतेंगे। कोई दल नहीं रहेगा, कोई सभी दलों की सीमाएं लांघ करके लोग आज राजेश्वर सिंह के साथ रहेंगे। सर सरोजनी के साथ बलिया की भी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे? पहले हमको सरोजनी नगर की जिम्मेदारी है कि राजेश्वर सिंह जी को पिछले के मुकाबले से इस बार लाखों वोट से हम लोग को जिताना है, यह जिम्मेदारी है। बलिया पार्टी जो तय करेगी उसको भी करेंगे। शारदा प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं, जो आज बीजेपी के कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए और यहाँ पर इन्होंने घोषणा की कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। ये यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा को समर्थन देने का क्या उद्देश्य है। देखिए, ऐसा है, हाँ जी, भाजपा को समर्थन देने का उद्देश्य ये है, सबसे पहले अखिलेश यादव का जो तिलिस्म है उसको खत्म करना है। जितनी उनकी बुकरादी है वो सब समाप्त हो जाए, समझे कि नहीं, और उनके कैंडिडेट को यहाँ से जमानत जब्त करा करके भेज देना है और इर्द गिर्द उनकी अभी तक आप शिवपाल यादव के सब कुछ थे, अगर ऐसा क्या होगा कि आपको भाजपा को समर्थन देना? भाई सबसे बड़ी बात, 15 टिकट मांगी उन्होंने, वो तो घर लौट गए और हम लोग जंगल में घूमे। भाई जब टिकट नहीं दिया, वो व्यक्तिगत रामगोपाल की खुन्नस है, हमसे अखिलेश की खुन्नस है, लिहाजा हम क्या लगता है आपके कद से बीजेपी घबरा गई? क्यों घबरा? तभी आपने समर्थन दिया? काहे घबरा गई भाई? आपके व्यक्तित्व को देखते हुए? वो देखते उन्होंने हमसे बात की, हमने कहा। और फिर दूसरी चीज, राजेश्वर सिंह जी जो हैं वो इंद्रदेव सिंह के दामाद। कलेक्ट्रेट में आपने जब नामांकन किया, बाहर निकल के आपने कहा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतूंगा, उसके बाद ये परिवर्तन कैसे? नहीं, ऐसा है, हम जानते थे, क्योंकि 85 में मैं निर्दलीय जीता हूँ यहाँ से, इस बार भी जीता, परंतु हम सरकार उनकी नहीं बनने देना। मैं अकेली से जीता, कैसे वो होता? सरकार नहीं बनने देना चाहता हूँ अखिलेश की। ये तो हमारे साथ शारदा प्रताप शुक्ला जी, साफ तौर पर कहना है अखिलेश जी को हराऊंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, बीजेपी को जिताऊंगा। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। 1 लाख वोट से सरोजनी नगर में चुनाव जीतेगी। लोगों का कहना है कि आपको यहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं है। अरे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तो हर तरह का आरोप लगाता रहेगा, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा सरोजनी नगर की जनता कितने वोट से जीतती है। वहीं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि ओवैसी पर हमला हुआ या करवाया गया, साथ ही उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की भी टीम बताया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जनता ने हर मामले में कांग्रेस आगे रही है, यही वजह है कि 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चुनाव प्रचार में आया हूँ, हमारे सामने माननीय विनोद बंसल जी हैं, इनके लिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के शक्ल में वोट मांगने आया हूँ और मैं स्टार प्रचारक हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पहुँचूँ। और दूसरी जगह हमारे बड़े नेता पहुँच रहे हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री, सब लोग पहुँच रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी आया हूँ वोट मांगने।
सकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की वर्ष 2013 में हुई थी हत्या। सीपू हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंडू को हत्याकांड के मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को मुकदमे के लिए गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद व निराधार तथा रंजिशन बताया। कुंटू सिंह का बयान न होने पर अदालत ने उन्हें आजमगढ़ मंडल कारागार में बयान तक रखने का आदेश दिया है। 313 की प्रक्रिया में लगभग प्रक्रिया चल रही 313 की, 3 लोगों का 313 बचा हुआ है। अब आगे जो फाइल है वह अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, त्वरित कार्रवाई चल रही है न्यायालय द्वारा, तो आगे प्रक्रिया चल रही है। कब तक उम्मीद है? अब न्यायालय प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय के अनुसार है, न्यायालय चला रही प्रक्रिया, त्वरित गति से चलेगी। कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है और हम लोग की गवाही हो चुकी है और 313 बनना था और उम्मीद है कि हमें जो है कि आज 313 भी बन जाएगा और कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, पूरी न्याय की उम्मीद है हमें। किस तरीके का चाहते हैं आपको? बिल्कुल उसको फांसी होनी चाहिए, उसने ऐसा अपराधी किया है और जो उसका अपराध है उस जो है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उसको जो है फांसी देगी। वहीं अगली खबर बाराबंकी से है, जहां दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना 11 दिन पहले का है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़िता की बहन ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगवा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। हाँ, हमसे कहें कि हम तुम्हारी लड़की को 8 दिन अपने कस्टडी में रखेंगे। क्यों? अब पता नहीं इसका काहे के लिए अम्बेडकर करने। कौन कह रहा था? महिला हमसे सर, हमसे महिला सिपाही की दरोगा कोई नहीं, सिपाही तो कहने की तो मेडिकल हो गया, तो कहना हाँ हो गया। कितने दिन पहले घटना है ये घटना जो हुई है कब हुई है? 22 तारीख को उतरे तो फिर पूछे तुम्हारी दीदी सिखाइन काम के ना ही सुने हमारी दीदी ने सिखाया अपने मन से कही थे। तो फिर उन्हें कहीं कि चलो अंदर लेके गए, कहीं तुम यहाँ बैठ रहा तो हम यहाँ बैठ रहे। तो उसके बाद कहीं कि फिर अंदर डॉक्टर से लगे गए तो इंसाल वड़े थे तो इंसाल हटा रहा बस हमें आप पास में देखिन बस जो उन्हें हाथिन देखिन तो हम हाथ जा रहा तो हम बताएं तो हमका दवा दे दिन बस कहीं जा सकता। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पीड़िता ने अपने न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो एडीजी बीआर मीणा ने इन दिनों चर्चा में है। दरअसल पुलिस बल में एडीजी पद पर तैनात बीआर मीणा ने एक ऐसी आदेश जारी किया है जो बहुत ही अनोखा है। बता दें कि आपको पीएससी बीआर मीणा का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें एडीजी ने सभी पीएससी कार्यालयों को आदेश जारी किया है। एडीजी ने सभी कार्यालयों में खुद की तस्वीर लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही फोटो खरीदने के लिए लखनऊ की दुकान का पता भी बताया है। वहीं अगली खबर महोबा से है, जहां चुनावी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें आपको 4.5 किलो चरस के साथ महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान शैलू निशा के रूप में हुई है, जो बिहार प्रदेश की रहने वाली है। फिलहाल चरस की तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके साथ ही तस्करी के गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।